लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ पब्लिकेशन बुक का भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास का पोर्शन, जिसमें अब तक हमारे 11th चैप्टर हो चुके हैं। आज हम 12वां चैप्टर शुरू करेंगे। 12वां चैप्टर जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित रहने वाला है। तो आज हम करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के चैप्टर को शुरू। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन, जिनका वास्तविक नाम हेनरी जॉन टेम्पल था, और ब्रिटिश रानी विक्टोरिया थी। कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एंसन था। विद्रोह के प्रारंभ में अंग्रेजों का प्रधान सेनापति एंसन था। वह अंग्रेज तथा सिख सेना के साथ 25 मई को अंबाला से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, लेकिन 27 मई को मृत्यु हो गई। इसके पश्चात लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक ग्रांट जून 1857 से अगस्त 1857 तक कुल 87 दिन तक सेनापति रहा। इसके जाने के बाद कॉलेज कैंपबेल सेनापति बनकर आए। अगस्त 1857 से 4 जून 1858 तक 4 जून 1858 तक इन्होंने ही 1857 की क्रांति का दमन किया था। विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण, वेलेज़ली की सहायक संधि। विद्रोह के कारण उसमें से बहुत सारे कारण रहे, राजनीतिक कारण रहे, आर्थिक कारण रहे, प्रशासनिक कारण रहे, धार्मिक कारण रहे, सामाजिक कारण रहे। इनमें सबसे पहले राजनीतिक कारण में भी सबसे पहला होगा वेलेज़ली की सहायक संधि। वेलेज़ली सहायक संधि का आविष्कारक नहीं था, बल्कि वह प्रणाली धीरे-धीरे विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले भारत में प्रथम यूरोपीय था, जिसने अपनी सेना भारतीय शासकों को किराए पर दी थी। सहायक संधि व्यवस्था में कंपनी द्वारा देशी राज्यों को उनकी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए सैनिक सहायता दिए जाने का वचन दिया जाता था। संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने विदेशी मामले में कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। प्रथम सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ 1 सितंबर 1798 को स्वीकार की गई। अन्य सहायक संधियां मैसूर के साथ 1799, तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में, पेशवा ने 1802 में और भोंसले ने 1803 में सहायक संधि स्वीकार की थी। दूसरा, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, विलय सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों या रियासतों को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम श्रेणी, जिन्हें अधीनस्थ राज्य कहा गया, दूसरी श्रेणी जिन्हें आश्रित राज्य कहा, और तीसरी श्रेणी जिन्हें स्वतंत्र राज्य कहा। तो सबसे पहली श्रेणी के, जिन्हें अधीनस्थ राज्य में माना गया, इस श्रेणी में वे राज्य थे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए, और ये राज्य पूर्णतः कंपनी पर ही आश्रित थे। इन राज्यों के शासकों को निसंतान होने पर गोद लेने का अधिकार नहीं था। द्वितीय श्रेणी, आश्रित राज्य। इस श्रेणी में वे राज्य थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए थे, परंतु ये कंपनी के अधीन नहीं थे, केवल बाह्य सुरक्षा हेतु कंपनी पर आश्रित थे। इनको गोद लेने की छूट ब्रिटिश सरकार पर निर्भर थी। तीसरी श्रेणी में स्वतंत्र राज्य। इस श्रेणी के राज्य को अपने उत्तराधिकार को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस नीति के तहत निम्न राज्यों या रियासतों का विलय किया गया। सबसे पहले सतारा, महाराष्ट्र। सतारा का राज्य 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मराठा राज्य पर अधिकार करते समय शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दिया गया था। प्रताप सिंह के नाबालिग होने के कारण शासन का संचालन के लिए ग्रांड डफ को रेजिडेंट बनाकर सतारा भेज दिया। 1889 में प्रताप सिंह को गद्दी से उतारकर बनारस भेज दिया गया और उसके भाई अप्पा साहिब को शासक बना दिया।
1848 में अप्पा साहेब की मृत्यु के बाद इसका विलय कर लिया गया। व्यक्तिगत नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा का ही विलय किया गया था। उदार राजनेता जोसेफ ह्यूम ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस नीति को जिसकी लाठी उसकी भैंस करार दिया था। इसके पश्चात जैतपुर जैतपुर जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, 1849 में इस नीति का शिकार हुआ। संभलपुर उड़ीसा का संबलपुर 1849 में, बघाट तत्कालीन पंजाब व वर्तमान हिमाचल प्रदेश 1850 में जो इस नीति का जो शिकार हुआ था। मध्य प्रदेश का उदयपुर 1852, झांसी 1853। रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। संतान नहीं होने के कारण लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया, जिसे अंग्रेजों ने मान्यता प्रदान नहीं की। सामान्यतः सभी संदर्भ पुस्तकों में झांसी के विलय का वर्ष 1853 दिया गया है, किंतु सुंदरलाल के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने 28 फरवरी 1854 को फैसला दिया कि दत्तक पुत्र को राज का कोई अधिकार नहीं है। 13 मार्च 1854 को एक ऐलान के द्वारा झांसी की रियासत जबरदस्ती कंपनी राज में मिला दी गई। इसके पश्चात नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर 24 जनवरी 1854 में रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद इसका विलय कर लिया गया। डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि करौली संरक्षित मित्र था, न कि आश्रित राज्य। उदयपुर व बघाट के संबंध में किए गए निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने उलट दिया। डलहौजी ने 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता के मटिया बुर्ज में निर्वासित कर दिया, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। डलहौजी ने 1851 में ही अवध के बारे में घोषणा की थी कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। आउटरम अवध विलय के संबंध में अवध का रेजिडेंट था। अवध विलय के बाद जेम्स आउटरम अवध या लखनऊ का पहला चीफ कमिश्नर बना था। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। नाना साहब की पेंशन बंद करना, कर्नाटक व तंजौर के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त करना। डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा और कुतुब मीनार के पास रहना पड़ेगा। मुगल सम्राट 1803 से ब्रिटिश संरक्षण में था। लॉर्ड एम हस्ट ने 1823 ईस्वी में बादशाह अकबर द्वितीय के दरबार में बराबरी का स्तर मिला था। लॉर्ड एलनब्रो को भेंट देनी बंद कर दी, वह सिक्के पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के बाद मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित किया जाएगा। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना कि भी प्रासंगिक होगा कि 1857 के विप्लव के दौरान बहादुर शाह जफर के नाम पर 10 सिक्के ढाले गए थे। 1857 में बागियों ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के 13 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का शासक घोषित कर दिया तथा उसकी मां बेगम हजरत महल को उनका संरक्षक बना दिया गया। लखनऊ के बागी सरदारों का फैसला था कि सिक्के बहादुर शाह के नाम नाम पर ही जारी किए गए। उन्होंने प्रस्तावित सिक्कों का एक नमूना अपने प्रतिनिधि अब्बास मिर्जा के हाथ मुगल बादशाह की मंजूरी के लिए भेजा था। इनाम कमीशन का गठन। डलहौजी द्वारा 1852 ईस्वी में बंबई में स्थापना। बंबई में भूमिपतियों एवं जमींदारों के जागीरों की जांच करने के लिए इस कमीशन ने 20,000 जागीरें जब्त कर ली, जिससे जमींदार भी अंग्रेजों के विरोध में हो गए। विद्रोह के प्रारंभ में हेनरी लॉरेंस ने कहा कि यह सब जैक्सनों, जॉन लॉरेंसो, टॉमसनों और एडम स्टोनों की कृपा है। तो ये थे प्रमुख राजनीतिक कारण विद्रोह के। इसके पश्चात है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या क्या थे? भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित कर दिया गया। कोई भी भारतीय सेना में सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं था। कॉर्नवालिस ने कहा कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट है। न्यायिक क्षेत्र में भी
अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ दर्जा दिया गया। 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने विद्रोह के कारणों पर अपनी पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद लिखी थी, इसमें लिखा कि विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भारतीयों का प्रशासनिक तंत्र में उच्च पदों पर न होना था। आर्थिक कारण: परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश, भू-राजस्व नीति के कारण लोगों का आर्थिक शोषण व उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दिया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत की विशुद्ध व्याख्या की। मेजर विंद्रोट ने लिखा कि भारतीय साम्राज्य की सैनिक रक्षा के लिए ब्रिटेन के खजाने से एक भी शिलिंग खर्च नहीं होता था। इस तरह से लूट, रिश्वत, उपहार, समय समय पर होने वाले युद्धों में अपार धनराशि, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सार्वजनिक ऋण, इन सभी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। उद्योगों के नष्ट होने व कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण कंपनी के शासनकाल में 1770 ईस्वी से 1837 ईस्वी के मध्य भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात है सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीय समाज को बर्बर व असभ्य मानते थे। भारत में प्रचलित निम्न प्रथाओं पर रोक लगाई। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 17 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा कानून के विरोध में राधाकांत देव ने धर्मसभा का गठन किया। कन्या वध पर रोक 1795 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन शोर ने बंगाल अधिनियम 21 तथा लॉर्ड वेलेस्ली ने 1804 ईस्वी में एक्ट 3 के तहत लगाई। दास प्रथा पर रोक एलन ब्रो ने 1843 ईस्वी में। दास प्रथा पर रोक एलन ब्रो ने 1843 ईस्वी में नियम 5 के तहत लगाई। नर बलि का दमन कैंपबेल ने होर्डिंग के समय 1844 ईस्वी में किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियम 15 25 जुलाई 1856 को कैनिंग के समय पास हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से है। ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। धर्मांतरण के प्रयासों ने भारतीयों को नाराज कर दिया। मैंगल्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसाई धर्म की पताका फहराने लगे। 1845 ईस्वी के अधिनियम द्वारा कैदियों में विभेद मिटाने के लिए भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी। गोपीनाथ नामक बंगाली, जो ईसाई बन चुका था, के अनुसार जेल में कैदियों को पादरी ईसाई धर्म की शिक्षा देते थे। 1850 ईस्वी में धार्मिक निरपेक्षता अधिनियम संख्या 21 लैक्स लौकिक कानून द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। इससे लोगों को यह लगा कि उनको ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। कर्नल एस जी व्हीलर तथा मेजर एडवर्ड के शब्दों में, भारत में हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। बाइबिल को छापने के लिए अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी ने आगरा में एक बहुत बड़े मुद्रणालय की स्थापना की। डब्ल्यू बी रसेल और चार्ल्स बाल के अनुसार अंग्रेज पदाधिकारियों का जातीय विरोध तथा अभद्र स्वर 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। अंग्रेजी स्कूलों को भारतीयों ने शैतानी दफ्तर की संज्ञा दी थी। लॉर्ड सेफ्टसबरी भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता इस समस्त इस समस्त झगड़े का मूल कारण है। इसके पश्चात सबसे जो प्रमुख कारण था वह था सैनिक कारण। चार्ल्स नेपियर ने बंगाल आर्मी के बारे में कहा कि उच्च जातीय भाड़े के सैनिकों पर कोई विश्वास नहीं था। इसे और भी भेदभावपूर्ण कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण की नीति ने बना दिया, जिसके कारण सेना में भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया गया। पहले के कुछ सैनिक विद्रोह 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने
24 सैनिक मीर कासिम से मिल गए। इन 24 सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया। सैनिक विद्रोह का पहला उदाहरण है। 1806 ईस्वी में वेलोर के सिपाहियों का विद्रोह धार्मिक असंतोष के कारण हुआ। इस समय मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिंग था। वेलोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के शहर वेल्लोर में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। यह विद्रोह मात्र एक दिन चला। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण भारतीय सिपाहियों के ड्रेस कोड में परिवर्तन करना था। माथे पर तिलक व पगड़ी बांधने को लेकर मनाही, सेना में हैट लगाए जाने का नियम, जिस पर चमड़े का तुर्रा व पंख लगा होता था। यह तुर्रा गाय व सूअर की चर्बी से बना होता था। 1824 में बैरकपुर में 47वीं पैदल सैनिक इन्फेंट्री ने इसलिए विद्रोह किया क्योंकि इन्हें वर्मा भेजा जा रहा था, लेकिन युद्ध का उचित भत्ता नहीं दिया जा रहा था। 1825 में असम में तोपखाने में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1838 में सोलापुर में भारतीय टुकड़ी को भत्ता न मिलने पर विद्रोह किया। 1842 ईस्वी में 34वीं फिरोजपुर इन्फेंट्री तथा 14वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में डाकघर एक्ट पारित कर सैनिक को निःशुल्क मिलने वाली डाक सुविधा को समाप्त कर दिया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम द्वारा सैनिकों को कहीं भी सेवा देना आवश्यक बना दिया गया था तथा देश से बाहर जाने पर भी अतिरिक्त भत्ता दिया जाना बंद कर दिया। सैनिकों को समुद्र पार भी जाना अनिवार्य कर दिया। भारत में समुद्र यात्रा को अपवित्र कार्य माना जाता था। भारतीय सैनिकों को वेतन भी बहुत कम दिया जाता था, 7 रुपए महीना। जो भारतीय सैनिक ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते थे, उन्हें उच्च पद प्रदान किए जाते थे। इसके पश्चात सबसे अंत में आते हैं तात्कालिक कारण। 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल PS3 को जो अधिक अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय लिया। इस राइफल का कारतूस बुलिच आर्सेनल कारखाने लंदन में निर्मित होता था। एनफील्ड राइफल का प्रयोग दिसंबर 1856 में शुरू हुआ। भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत हेनरी होर्डिंग ने की थी। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भागों को दांतों से काटना पड़ता था, फिर उसे भरना पड़ता था। इस नवीन राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिक आग बबूला हो गए। V.A. स्मिथ व कई गुप्त सचिव ने यह स्वीकार किया था कि बुलित शस्त्रागार में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम बेरहामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने हथियार रखने को तोड़ दिया, परंतु छावनी के कमांडिंग ऑफिसर मिचेल ने भारतीय अफसरों की सहायता से उन्हें शांत कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब धोंदोपंत के निकट अजीमुल्ला पहले तुर्की फिर लंदन गए। वहीं पर सतारा के राजा के सहयोगी रंगोजी बापू के साथ मिलकर लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। लंदन से वापस आकर बेठूर में योजना को अंतिम रूप दिया। अजीमुल्ला खां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बाजीराव द्वितीय से मिलने वाली पेंशन के लिए नाना साहिब की ओर से पेश हुए। वापिस आते हुए तुर्की गए और फिर क्रीमिया के रणक्षेत्र में उमर पाशा से मिले। इसी प्रकार रंगोजी बापू को सतारा पुनः प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा गया। 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्यालय शिमला था, तोपखाने का मुख्यालय मेरठ था। 1857 से पूर्व मुद्रित अखबार द मैफिसलाट मेरठ से निकलता था। जॉन लेंग इसके संपादक थे। जॉन लेंग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वकील रह चुके थे।
इस समाचार पत्र का प्रकाशन मंसूरी से किया गया। यह समाचार पत्र अंग्रेजी था, लेकिन अंग्रेजी अखबार होते हुए भी इसने अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध किया था। 1857 के विद्रोह के समय क्रांतिकारी अखबार आजाद ए फ़यामी, जिसके संपादक मियां बेदार बख्त थे, 1857 के झंडा गीत की रचना अजीमुल्लाह ने की थी। विद्रोह का स्वरूप। सैनिक विद्रोह इसे किसने बताया था? तो सीले, लॉरेंस ट्रेवलियन के मालेसन आदि ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। जॉन सीले ने कहा कि एक पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था, न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। सर जॉन सिले के अनुसार चार्ल्स रेक्स की पुस्तक नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, चार्ल्स रेक्स की पुस्तक नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, जो 1858 में प्रकाशित हुई थी, ने इसे एक सैनिक विद्रोह कहा था। भारतीय विचारक जो इस मत के समर्थक थे, किशोरी चंद्र मित्र, मुंशी जीवनलाल, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दुर्गादास बंदोपाध्याय, हरिश्चंद्र मुखर्जी और सर सैयद अहमद खां, जो उस समय 1857 में बिजनौर के सदर अमीन थे। सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक द काउज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 में इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा है। अर्ल स्टेनले, तत्कालीन भारत सचिव, ने ब्रिटिश सरकार में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए इसे सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कहा। जागीरदारों द्वारा शासकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। मेलिसन ने कहा, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। L.E.R. रीज ने कहा, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध इसे बताया था T.R. होम्स ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम ने और डब्ल्यू टेलर ने। मुस्लिम विद्रोह, इसे मुस्लिम विद्रोह बताया था रॉबर्ट्स और श्रीमती कोपलैंड ने। हिंदू विद्रोह बताया था जुडेक्स ने। श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष बताया था जरसोन केई ने, राजनीतिक गुप्त विभाग के सचिव थे। भारतीय पुरातनवाद, भारत का अंतिम प्रयास। प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास बताया था इसे पर्सियल स्पेर ने। सैनिक तथा कृषक प्रजातांत्रिक गठजोड़। इसे बताया था एंगल्स ने। विद्रोही हिंदुओं ने आरंभ किया और अंत में उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर मुसलमान राजा को बैठा दिया। अब मार्क्स ने कहा, कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पेर ने इसे पुरातनवादी भारत की पुनर्स्थापना का अंतिम प्रयास बताते हुए कहा कि यह पुराने रजवाड़ों द्वारा पूर्व स्थापित जमींदार परिवारों का प्रयास मात्र था। मेलिसन ने इसे जागीरदारों द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया कहा। यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर, अशोक मेहता और पटाभी सीतारमैया ने कहा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बेंजामिन डिज़रायली एकमात्र ब्रिटिश नेता थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 27 जुलाई 1857 को बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि साम्राज्यों के उत्थान और पतन चर्बी वाले कारतूसों का मामला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय युद्ध दो पीढ़ियों के सामाजिक व्यवधान और आधिकारिक असंवेदनशीलता का परिणाम था। चर्बी वाले कारतूसों से जुड़ा विवाद 1857 के भारतीय विद्रोह में एक योगदान कारक था। एनफील्ड राइफल को 1856 में पेश किया गया और बीफ लगे कारतूसों का निर्माण अगस्त 1856 से फोर्ट विलियम कलकत्ता में किया जाने लगा था। 1857 का विद्रोह दो प्रकार की अशांतियों का एकत्रित होना था, सैनिक और असैनिक। डॉक्टर एस बी चौधरी, जो सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक में उन्होंने यह बात कही थी। यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। पी रॉबर्ट्स। जन क्रांति था। जन क्रांति किसने बताया? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डफ, मालेसन, केपी
चार्ल्स बर्ले, जॉन ब्रूस नॉर्टन, टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेटमैन। सामंतवादी प्रतिक्रिया मिस्टर के एस बी चौधरी ने कहा, देसी सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किसान संघर्ष। देसी सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किसान संघर्ष किसने कहा था? पीसी जोशी ने। रिबेलियन 1857। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय ने 1916 में अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक व राष्ट्रीय दोनों थी, स्वतंत्रता संग्राम था। ईश्वरी प्रसाद ने कहा। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी, में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। डॉक्टर एस एस सेन ने अपनी पुस्तक 1857 1857 में कहा कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह विद्रोह अंग्रेजी शासन के संविधान में निहित था। स्वतंत्रता संग्राम संकीर्ण तत्वों द्वारा घड़ी को विपरीत दिशा में स्थापित करने का प्रयास था। पूर्णचंद्र जोशी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस विद्रोह की व्याख्या की। रिबेलियन 1857 स्पोंजम, यह पुस्तक 1957 में लिखी गई। आर.सी. मजूमदार का कथन। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कहा कि न तो यह प्रथम था, न ही यह राष्ट्रीय था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। 1952 में भारत सरकार ने डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा। उनके द्वारा लिखित प्रथम भाग के प्रारूप को सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। 1955 में मजूमदार सरकारी इतिहास लेखन कार्य से अलग हो गए। बाद में यह कार्य डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने किया। सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक 1857 की प्रस्तावना में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा कि 1857 का विद्रोह जातीय तथा राष्ट्रीय था, किंतु धार्मिक नहीं। इसमें हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार हैं। आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में को 1957 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया था। आर.सी. मजूमदार की अन्य पुस्तक ब्रिटिश पैरामाउंट और इंडियन रेनेक्स भाग 9, ब्रिटिश पैरामाउंट एंड द इंडियन रेनेसेंस रेनेसेंस वॉल्यूम 19 में लेख में कहा कि यह विद्रोह अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग रूप में था। पंजाब व मध्य प्रदेश में सैनिक विद्रोह था। पंजाब मध्य प्रदेश में सैनिक विद्रोह था। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में जन आंदोलन था। राजस्थान महाराष्ट्र में जनता को विद्रोहियों से सहानुभूति तो थी, किंतु कानून का उल्लंघन नहीं किया। आर से मजूमदार कहते हैं कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय महत्व अप्रत्यक्ष और उत्तरकालिक है। आर से मजूमदार के अनुसार जीवित जूलियस सीजर के स्थान पर मरा हुआ सीजर अधिक शक्तिशाली था। उसी तरह 1857 का विद्रोह भी बाद में अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती का एक प्रतीक बन गया। सुरेंद्रनाथ सेन एस सेन ने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक व अल्पकालिक था। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। आर सी मजूमदार की पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस एन सेन की पुस्तक 1857 प्रस्तावना जिसमें मौलाना आजाद ने लिखी थी, 1857 के सरकारी इतिहासकार थे। एस एन सेन की यह पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। वीडी सावरकर की पुस्तक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। विनायक दामोदर सावरकर ने इस पुस्तक की रचना 1908 ईस्वी में की थी। यह पुस्तक मूलतः मराठी भाषा में लिखित है, जिसका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन 1909 में हॉलैंड में किया गया।
अशोक मेहता, द ग्रेट रिबेलियन। एस बी चौधरी, थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59। एरिक स्टोक की पुस्तक है पीजेंट एंड द रॉक्स। पीसी जोशी की पुस्तक है रिबेलियन 1857 द सिपोंजा। टी आर होम्स की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। जीबी मालेसन, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। JWK की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ सिपोय वॉर इन इंडिया। A P चट्टोपाध्याय की पुस्तक है द सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857, द सोशल स्टडी ऑफ एनालिसिस। भारतीय म्यूनिटी का इतिहास। एच मीड, भारतीय समुदाय। सर JW काय, सिपाही विद्रोह, इसके कारण और उसके परिणाम। JB मालिसन। के सेनगुप्त ने लिखा रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट 1857। सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है असबाब बगावत ए हिंद। भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में प्रथम पुस्तक है द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। चार्ल्स पेल, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। विलियम द लास्ट मुगल, रुद्राक्ष, अवध इन रिवोल्ट 1857-58। अब हम विद्रोह का आरंभ और विद्रोह के विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। विद्रोह का आरंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ और फिर उसका विस्तार कहाँ किन किन क्षेत्रों में हुआ था। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर सैनिकों में अशांति उत्पन्न हो गई। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने व 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं NI ने कारतूसों को प्रयोग में लेने से इनकार कर दिया। बाद में 19वीं NI भंग कर दी गई। बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद के समीप पश्चिम बंगाल में थी। ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेनेट हियर से थे। मंगल पांडे बलिया नगवा गांव उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इनका जन्म 1831 में हुआ था। यह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही था। यह 1849 ईस्वी में इसमें शामिल 22 वर्ष की आयु में अ, जब यहाँ पर जब यह ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड P53 का प्रयोग शुरू हुआ तो अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सार्जेंट ह्यूरोसन तथा लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाई, जिसमें बाग मारा गया। ईश्वरी सिंह ने मंगल पांडे को पकड़ने से मना कर दिया, किंतु एक भारतीय शेख पलटू ने मंगल पांडे को पकड़ा। कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी देनी थी, किंतु 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। स्थानीय जल्लादों ने फांसी देने से मना किया तो कलकत्ता से जल्लाद बुलाए गए। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला पहला क्रांतिकारी था। ईश्वरी सिंह पांडे को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मारो फिरंगी नारा जो मंगल पांडे का है। मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल के लिए मेजर जवाहरलाल तिवारी की अध्यक्षता में अदालत का गठन किया गया। इसमें अंग्रेजों की ओर से कैप्टन GC हेज एवं अभियोक्ता SG हिलर तथा जेम्स वॉलेक्स सहित 14 भारतीय सूबेदार मेजर शामिल थे। क्रांति का दिन 31 मई 1857 को निश्चित किया गया। बेठूर में अजीमुल्ला ने नाना साहब से मिलकर मेरठ में विद्रोह। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में देसी घुड़सवार सेना ने 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। तीसरी देसी घुड़सवार सेना की इनको 9 मई 1857 को कोर्ट मार्शल के साथ 10 साल की सजा भी सुनाई गई। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हो गई। इस दिन रविवार था। मेरठ में जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, किंतु इसने विद्रोह को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर अपने 85 साथियों को छुड़वाया व कई अंग्रेजों की हत्या करके 11 मई को दिल्ली पहुंचे।
12 मई को मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस दौरान अंग्रेज अधिकारी कर्नल रिपले मारा गया। कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर भी मारा गया। दिल्ली शस्त्रागार का अधिकारी लेफ्टिनेंट विलोबी विद्रोही सैनिकों से पराजित हुआ। विद्रोहियों ने अंग्रेजों की पेंशन अंग्रेजों के पेंशन पर गुजर रहे 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर से नेतृत्व संभालने की अपील की, जिसमें काफी संकोच व अनिच्छा के साथ स्वीकार कर लिया। मेटकाउ के अनुसार सम्राट ने विद्रोहियों से कहा कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है, मैं आप लोगों को वेतन कहाँ से दूंगा। सिपाहियों ने उत्तर दिया कि हम लोग हिंदुस्तान भर के अंग्रेजी खजाने ला लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने तथा समस्त सैनिक असैनिक मामलों में निर्णय हेतु एक 10 सदस्यों का एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया, जिसके जिम्मे राज्य के सभी काम थे। 10 सदस्यों में से 6 सेना से और 4 नागरिक विभागों से थे। मेरठ में सबसे पहले कर्नल फिनिश की हत्या की गई। 20वीं पैदल सेना के सैनिकों ने इसी दिन 11वीं सेना के लेफ्टिनेंट रिचर्ड वेलेस्ली चेम्स की पत्नी शार्लेट चेम्बर्स की हत्या कर दी गई। एसएन सेन ने लिखा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी के समान आकस्मिक तथा क्षणिक था। यह बिना किसी पूर्व सूचना के आया। इससे अधिक क्षति हुई और फिर वह तेजी से समाप्त हो गया जैसे शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 की क्रांति का दूसरा स्थान दिल्ली। बहादुर शाह द्वितीय जन्म 1775 में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय हम 82 वर्ष के थे। विद्रोहियों ने बहादुर शाह को पुनः भारत का सम्राट घोषित किया। 10 सदस्यीय प्रशासनिक 10 सदस्यीय प्रशासनिक अधिकरण का प्रमुख बख्त खां को बनाया गया। बख्त खां को सेनापति भी बनाया गया। 25 अगस्त को मुगल बादशाह के नाम पर एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसे आजमगढ़ घोषणा के नाम से जाना गया। इस घोषणा पत्र में मुगल बादशाह के नाम पर सभी हिंदू मुस्लिम जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों, अन्य ज्ञानी व्यक्तियों को ब्रिटिश काल में हुई दुर्दशा को उभारते हुए उनके सहयोग मांगा और आश्वासन दिया कि अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद शिकायतों को दूर किया जाएगा। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया। बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए पंजाब से सेना बुलाई। कश्मीर, पटियाला, नाभा और जींद के राजाओं से मदद ली। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों से संघर्ष प्रारंभ किया और कश्मीर गेट उड़ा दिया। सर हेनरी बर्नार्ड तथा ब्रिगेडियर विल्सन की संयुक्त सेनाओं ने दिल्ली को घेर लिया। निकलसन ने कश्मीरी गेट पर अधिकार कर लिया तथा नगर में घुस आया, लेकिन एक संघर्ष में मारा गया। 6 दिन के संघर्ष के बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस अभियान में पंजाब का बहादुर सेनापति जॉन निकलसन मारा गया। बम्बई के गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने दिल्ली में किए नरसंहार में वर्णन किया है। इस नरसंहार को नादिर शाह के आक्रमण से भी भयंकर बताया गया। हडसन ने बहादुर शाह के रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श की मदद से सम्राट को बंदी बना लिया। हुमायूं के मकबरे से 21 सितंबर 1857 को इनको इनकी बेगम जिन्नत महल के साथ रंगून वर्मा भेज दिया, जहां 1862 में 87 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। रंगून में इनकी मजार पर अंकित है, जफर इतना बदनसीब है कि उसे मातृभूमि में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। जनरल हडसन ने बहादुर शाह के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल तथा मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा उसके पोते मिर्जा अबू बकर को लाल किले के दरवाजे पर गोली मार दी। इसी कारण इसे खूनी दरवाजा भी कहा जाता है। हडसन ने शहजादों को मारकर तुरंत अपने चुल्लू में भरकर उनका गरम गरम खून पिया और पीकर कहा कि यदि मैं इनका खून नहीं होता तो पागल हो जाता। सबसे पहले विद्रोह का पतन दिल्ली में हुआ। बहादुर शाह का सबसे विश्वसनीय परामर्शदाता
हकीम अहसन उल्ला था। विद्रोह में जफर के मुकदमे का जज हैरियट था। प्रसिद्ध उर्दू कवि व शायर मिर्जा गालिब, जिनका जन्म 1796 में हुआ था, आगरा में इनकी मृत्यु 1869 में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में था। उसने लिखा कि यह तेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। यहाँ तेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। लखनऊ लखनऊ में 30 मई 1857 को विद्रोह। बेगम हजरत महल, जिनका मूल नाम मोहम्मदी खानूम था, उपाधि इनकी महकपरी थी। बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की बेगम जो नेकिया थी, जिनको कलकत्ता भेज दिया। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करते हुए विद्रोह कर दिया। दिल्ली से बख्त खां यहाँ आया। फैजाबाद से अहमदुल्ला आया, जिसने और लोगों को जिहाद के लिए प्रेरित किया। अहमदुल्ला से मिलने के लिए कानपुर के नाना साहब और अजीमुल्ला आए। अवध के किसान, जमींदार व सैनिकों ने भी बेगम की सहायता की। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने यूरोपीय निवासियों और 2000 राजभक्त भारतीय सैनिकों के संग रेजिडेंसी में शरण ली। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर कर आग लगा दी, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया। जनरल नील भी यहीं मारा गया। इसके बाद जनरल हैवलॉक व आउटरम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। चिन्हट लखनऊ नामक स्थान पर अंग्रेजों को भी 30 जून 1857 को पराजय का सामना करना पड़ा। जनरल हेवलॉक की मृत्यु भी लखनऊ अभियान में ही हुई थी। नवंबर 1857 ईस्वी में नए मुख्य सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंतिम रूप में सितंबर 1858 में जीता जा सका। इस प्रकार ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक तथा जनरल नील ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। बेगम बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह नेपाल चली गई, वहीं पर गुमनामी में मृत्यु हो गई। मौलवी अहमदुल्ला ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, परंतु बाद में ओवैया रुवेलखंड की सीमा पर के राजा जगन्नाथ सिंह के ने विश्वासघात के द्वारा उन्हें मरवा दिया। बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी ने किया था। बेगम हजरत महल की मृत्यु 1879 में नेपाल में हुई थी। बेगम हजरत महल का मकबरा काठमांडू में है। 1984 में इनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। बेगम हजरत महल को महकपरी भी कहा जाता है। रसेल ने बेगम हजरत महल के लिए वह अपने बादशाह पति से अच्छी मर्द थी। रसेल ने बेगम हजरत महल के लिए कहा कि वे अपने बादशाह पति से अच्छी मर्द थे। इसके पश्चात अगला क्षेत्र है कानपुर। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ। कानपुर में नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंदुपत था, के द्वारा किया गया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। इनकी सहायता तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां ने की। अजीमुल्ला खां नाना साहब का मंत्री और प्रमुख सलाहकार था। अजीमुल्ला खान ही विद्रोह से पहले इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समीप बाजीराव द्वितीय को मिलने वाली पेंशन के लिए नाना साहब की तरफ से पेश हुए थे। नाना साहब की ओर से लड़ने का दायित्व तात्या टोपे पर था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यह नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। कानपुर छावनी के कमांडर जनरल ह्यू व्हीलर ने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। कानपुर शहर के बाद जनरल विंडहम ने विद्रोहियों से लड़ता हुआ मारा गया। कुछ अंग्रेज स्त्रियां व बच्चे सती चौरा घाट से इलाहाबाद जा रहे थे। सती चौरा, अंग्रेजों ने इसको मेस्कर घाट नाम दिया था। घाट पर ही विद्रोहियों ने इनकी हत्या कर दी। इसी कांड के प्रतिशोध में 31 मई 1860 को ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद को फांसी दी गई। इस नरसंहार में बच्चे, स्त्रियां व पुरुषों को संवादा की कोठी में रखा गया। फतेहपुर से भागे हुए अंग्रेजों को बीबीगढ़ में रखा गया, जहां पर विद्रोहियों ने उनकी हत्या कर दी।
अंग्रेजों ने इस हत्याकांड का दोषी नाना साहब को ठहराया, लेकिन नाना साहब ने इस घटना की जानकारी होने से मना कर दिया। इस संबंध में अंग्रेज महिला हॉर्टे स्टेट ने लिखा कि उसका दामाद इस घटना में मारा गया, किंतु उसे तथा 108 अंग्रेजों को नाना साहब ने बचाया। अतः यह महिला नाना साहब को दोषी नहीं मानती। नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को 4 पत्र लिखे। 1857 की क्रांति के समय नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर को अपने अधिकार में ले लिया। नाना साहब नेपाल चले गए, जहां वे अपने अंतिम समय तक लड़ते रहे। नाना साहब ने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मे मेरे तथा अंग्रेजों के बीच जंग जारी रहेगी। चाहे मुझे मार दिया जाए, कैद किया जाए, मैं हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। नाना साहब ने कहा कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। कानपुर की नर्तकी अज़ीज़न बाई ने भी विद्रोह में भाग लिया। इसने 25 नर्तकियों की मस्तानी टोली बनाई। नाना साहब ने इनको बहन बना लिया। बीबीगढ़ में अंग्रेजों की हत्या में इस मस्तानी टोली का भी हाथ था। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में अगर किसी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से भाग लिया तो वह था तात्या टोपे। इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। तब नाना साहब ने इसको अपना प्रधान सेनापति बनाया था। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी सहायता की थी। यह 2 बार राजस्थान आए। एक बार इन्होंने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह तथा दूसरी बार टोंक के वजीर को अपदस्थ किया था। तांत्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को रेलायता के युद्ध में पराजित किया। बाद में नरवर के जागीरदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे फांसी दी गई। 1857 की क्रांति के संबंध में फांसी पर चढ़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ब्रिटिश पदाधिकारी कैप्टन सावर्स ने अपनी पुस्तक में तात्या टोपे को फांसी देने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की और लिखा कि इतिहास में तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण स्थल झांसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका था। पिता का नाम मोरोपंत था। माता का नाम भागीरथी। पति का नाम राजा गंगाधर राव, जिनकी मृत्यु 1853 में हुई थी। पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दामोदर को गोद लिया, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने मानने से इनकार कर दिया। 4 जून 1857 को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। रानी का कहना था कि मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को नहीं दूंगी। झांसी के विद्रोह का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज ने झांसी को 8 दिनों तक घेरे रखा, जहां से रानी कालपी चली गई। जहां रानी ह्यूरोज से पराजित हुई, यहाँ से रानी ग्वालियर आ गई। यहाँ तात्या टोपे भी रानी से मिल गया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेज भक्त था। उसने आगरा में शरण ली। ग्वालियर के सैनिकों ने रानी का साथ दिया। ग्वालियर में नियुक्त अंग्रेज सेनापति स्मिथ को पीछे हटना पड़ा। बीकानेर के अमरचंद बाठिया, जो ग्वालियर में नगर सेठ के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इस कारण अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। 1857 की क्रांति में चढ़ने वाले वे प्रथम राजस्थानी थे। ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव ने अंग्रेजों का साथ दिया। 17 जून 1858 को यूरोप से लड़ते हुए ग्वालियर दुर्ग के समीप रानी वीरगति को प्राप्त हुई। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी हुई है। तात्या टोपे यहाँ से बच निकले। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर फिरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत में अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की कमांडर जूही थी, तोपखाना की कमांडर थी, जो ग्वालियर में शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख सलाहकार मुंदर था।
इसका अंतिम संस्कार रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही किया गया। झांसी के सिपाहियों और अफसरों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया गया। लक्ष्मण राव ने कहा। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा गया। झांसी में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया था कि खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म रानी का। खल्क खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म रानी का। रानी अवंतिका बाई लोधो, रामगढ़ रियासत एमपी। राजा लक्ष्मण सिंह की 1850 में मृत्यु हो गई। तब रानी अवंतिका बाई ने के संरक्षण में विक्रमजीत सिंह शासक बना। डलहौजी ने राज्य हड़प लिया। वॉशिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई लोधो बहादुरी से लड़ी। अंत में खुद ने ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली अप्रैल 1858 में। यह 1857 की प्रथम शहीद वीरांगना थी। रानी द्रौपदी बाई धार मध्य भारत रियासत की रानी थी। राजा के देहावसान के एक दिन पहले आनंदराव बाल साहब को गोद लिया, जो राजा का भाई था। अंग्रेजों ने इसको मान्यता भी प्रदान की। फिर भी रानी ने क्रांति का रास्ता अपनाया। रानी ने रामचंद्र बापूजी को अपना दीवान नियुक्त किया। यह लगातार क्रांतिकारियों को सहयोग देती रही। लखनऊ व कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी विद्रोह का प्रसार हुआ। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में जून में आरंभ हुआ विद्रोह आरंभ हुआ तथा इसी समय बनारस में भी विद्रोह सक्रिय हुआ, परंतु कर्नल नील द्वारा दोनों स्थानों पर विद्रोह को दबा दिया गया। नील को इस बात का गर्व था कि उसने सैकड़ों भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के फांसी पर चढ़ा दिया। लंदन टाइम्स में संवाददाता रसल ने लिखा संवाददाता रसल ने लिखा कि मुसलमान अभिजात वर्ग के लोगों को उसने जीवित ही सूअर की कच्ची खाल में सील दिया तथा सूअर का मांस उनके गले में उतार दिया। सहामल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक अधिकारी उत्तर प्रदेश के बड़ौदा परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट परिवार से संबंध रखते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर ब्रिटिश हेडक्वार्टर तथा मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए। जुलाई 1857 में सहामल को युद्ध में मार दिया गया। फैजाबाद जून 1857 में मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे के नेतृत्व में विद्रोह किया। इसने विभिन्न धर्मानुयायियों को जिहाद के नाम पर एकत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित कर दिया। जनरल रेनार्ड ने 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोवाया में राजा जगन्नाथ सिंह से अहमदुल्ला को गोली मार दी। होम्स ने मौलवी अहमदुल्ला को उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे जबरदस्त शत्रु बताया था। अंग्रेज इनको फौलादी शेर कहते थे। पोवाया शाहजहांपुर जिले में पोवाया रियासत का विश्वासघाती राजा जगन्नाथ सिंह के भाई बलदेव सिंह ने रेनाड के साथ मिलकर अहमदुल्ला की हत्या कर दी। अहमदुल्ला को नकार शाह डंका शाह फैजाबादी कहा जाता था। जब ये किसी भी अभियान पर जाते थे तो इनके आगे आगे डंका अथवा नकारा बजाया जाता था। जीबी मालेसन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा था। बरेली बरेली में खान बहादुर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वक्त खां बरेली आया तथा तोपखाने में सूबेदार बन गया। खान बहादुर खान ने इसको अपना सेनापति बनाया। सोबाराम को दीवान बनाया। यहाँ सेना की 68वीं पलटन थी। यहाँ फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च था जिसमें क्रांतिकारियों के हाथों 40 अंग्रेज मारे गए। खान बहादुर को बरेली की जनता ने 1 जून 1857 को बरेली का नवाब घोषित किया। रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां के वंशज थे। 7 मई 1858 में विंसेंट आयर व कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया।
बहादुर खान की 24 मार्च 1860 को फांसी दे दी गई। लगभग 1 वर्ष तक बरेली अंग्रेजों से आज़ाद रहा था। मंदसौर एमपी मंदसौर एमपी में मुगल घराने के शहजादे फिरोज शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, परंतु बाद में इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। उत्तरी भारत के साथ बिहार में भी 1857 की क्रांति को मसाल जल उठी। दानपुर, आरा, पटना, गया, शाहाबाद, जगदीशपुर एवं मुजफ्फरपुर आदि स्थान विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने। आरा, बिहार। इस समय पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह 80 वर्ष के ने विद्रोह किया। आरा 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। कुंवर सिंह अंग्रेज अधिकारियों की सहायता से अपनी जमींदारी का प्रबंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, परंतु उनका यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ तथा आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह दानापुर में हुआ। यहाँ विद्रोह का दमन किए जाने पर विद्रोही भागकर जगदीशपुर आ पहुंचे और कुंवर सिंह को नेतृत्व सौंप दिया। कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। वहां से आजमगढ़ जिले, जो यूपी में अतरौलिया नामक स्थान पर पहले मिलमैन व फिर डेम्स को पराजित किया। कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। मिलमैन व डेम्स की संयुक्त सेना को भेजा गया, किंतु कुंवर सिंह ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। कैनिंग ने मार्क के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसको भी कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया। किंतु बाह में गोली लगी और स्वयं ने ही अपनी बाह काटकर जहर फैलने से रोका तथा बाह को गंगा में प्रवाहित कर दिया। रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में ली गिरंड व सिखों की संयुक्त सेना से सामना किया। इस संघर्ष में घायल होने पर 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व अंग्रेजों को अनेक बार पराजित करने वाला 1857 का एकमात्र क्रांतिकारी था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कैमूर की पहाड़ी से संघर्ष जारी रखा, छापामार लड़ाई से, लेकिन इसको जगदीशपुर छोड़कर भागना पड़ा। अंत में दिसंबर 1858 में विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने बिहार के विद्रोह को समाप्त कर दिया। पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857, जिसका नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया। असम असम में 1857 के विद्रोह के समय यहाँ के अंतिम राजा पुरंदर सिंह के दीवान मनीराम बरुआ ने उनके पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित किया, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह माना। मनीराम को गिरफ्तार कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। उड़ीसा उड़ीसा में विद्रोह संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया था। 1862 ईस्वी में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण किया। गंजाम उड़ीसा राधेकृष्ण दंड ने विद्रोह किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में राजा प्रताप सिंह व भाई वीर सिंह ने विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह में पीताम्बर शाही के नेतृत्व में पलामू के चेरों और खेरबार एकजुट हुए थे। पलामू जिला में स्थानीय जमींदार उमराव सिंह, शेख भिकरी, पीताम्बर शाही और लीलाम्बर शाही की अगुवाई में इस क्षेत्र के सारे आदिवासियों को इकट्ठा करके 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने खिलाफत क्रांति का बिगुल बजा दिया। पंजाब का अधिकांश भाग विद्रोह से मुक्त रहा। गुड़गांव गुड़गांव व मेवात हरियाणा से लगे मेवात में सदरुद्दीन नामक किसान ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अहिरवाल राव तुलाराम व राव गोपाल देव के नेतृत्व में 16 नवंबर 1857 में नारनौल के निकट हुए विद्रोह में कमांडर कर्नल जीराड व कैप्टन वेसेल मारे गए। पानीपत में विद्रोह अबूली कलंदर के इमाम के नेतृत्व में डी दिवेकर ने 1993 में अपने ग्रंथ साउथ इंडिया इन 1857
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यह सिद्ध किया कि यह विद्रोह वर्तमान के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल राज्य में भी पहुंच गया था। यहाँ तक कि पुर्तगाली नियंत्रण में आने वाले गोवा व पांडिचेरी भी इससे प्रभावित थे। महाराष्ट्र में विद्रोह रंगोजी बापू गुप्ते ने किया था, जो 1840 में सतारा के राजा प्रताप सिंह के वकील थे और सतारा को पुनः प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। वापस आकर सामान्य जनता की सेना बनाई। 10 जून 1857 को सतारा में, 13 जुलाई 1857 को पंढरपुर में विद्रोह किया। कंपनी ने विद्रोह को दबा दिया व रंगोजी बापू को निर्वासित कर दिया। इनके सहयोगी मान सिंह को 20 जून 1857 को खुलेआम फांसी की सजा दे दी गई। मरते समय मान सिंह ने कहा कि अब अंग्रेजों का प्रभुत्व कम हो चुका है। हिंदू और मुसलमानों के संतानों, उठो, भारतीय इतिहास के इस मोड़ पर केवल दर्शनार्थी मत बनो। कोल्हापुर, रत्नागिरी, बंबई में विद्रोह की योजना सैयद हुसैन व मंगल ने बनाई। मेवात मेवात में 10 मई 1857 को सदरुद्दीन तथा चांद खां मेवाती के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। 19 नवंबर 1857 को रुपडाका गांव में जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड कैप्टन डुमंड नायक के नेतृत्व में हुआ। मेवात में ही मैकफर्सन का वध कर दिया गया। हैदराबाद में सोनाजी पंत, रंगराव पांगे ने विद्रोह किया। रंगराव पांगे को गिरफ्तार कर अंडमान निर्वासित कर दिया गया। गोलकुंडा 1858 में चीता भूपति और उसके भतीजे सन्यासी भूपति ने विद्रोह किया। अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम ने क्रांति के समय इटावा का कलेक्टर रहते हुए कुछ सिपाहियों की सहायता से हिंदुस्तानी स्त्री के कपड़े पहनकर अपनी जान बचाई। कारवाड़ में डिग्गी पहाड़ियों व डिंगरोली जंगल में विद्रोह हुआ। राघोबा फडणवीस, शांताराम फडणवीस और सिद्धि बोनेव ने विद्रोह किया। इनको फांसी दे दी गई। मद्रास, तमिलनाडु में जून 1857 में प्रथम सैनिक पलटन ने विद्रोह किया। यहाँ दो मंदिर मनिप्पकम व पल्लवरम विद्रोहियों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में रहे थे। विद्रोहियों का नेतृत्व अरुणागिरी व कृष्णा ने किया, ज्योतिष के वेश में रहते थे। जुलाई 1857 में मुगल सम्राट का रिश्तेदार सुल्तान बख्श भी इसमें सम्मिलित हो गया। गोवा गोवा में जो डिप्पूजी राणा ने विद्रोह किया था। केरल में विजय कुदारत, बानाजी कुदारत व कुंजी मामा ने उत्तेजक भाषण दिए। इनको तेलीचेरा में 8 वर्ष के लिए दंडित किया गया। इसी समय कुन्नीमई को भी पकड़ लिया गया। क्रांति के दौरान विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल भारत में उपस्थित था। अब प्रमुख विद्रोह पर उनके केंद्रों को एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले केंद्र, उनके विद्रोही कौन थे, केंद्र के या विद्रोही नेतृत्व किसने किया था, विद्रोह का दिन कौन सा था और विद्रोह को कुचलने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली का। दिल्ली में विद्रोही थे वह बहादुर शाह था और बख्त खां था, जो मुख्य सेनापति था। विद्रोह का दिन 11 और 12 मई 1857। विद्रोह को कुचला था निकलसन व हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने। कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे ने विद्रोह किया था 5 जून 1857 को, और इस विद्रोह को कुचला गया था कॉलिन कैंपबेल और हेवलॉक नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। लखनऊ में 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल के द्वारा विद्रोह किया गया और यहाँ कॉलिन कैंपबेल के द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। झांसी व ग्वालियर में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई व तांत्या टोपे ने विद्रोह किया था और यहाँ पर जनरल ह्यूरोज ने जो विद्रोह का दमन किया था। जगदीशपुर, आरा, बिहार 12 जून 1857 को कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया और विलियम टेलर, विंसेंट आयर के द्वारा विद्रोह दबाया गया। फैजाबाद में जो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जून 1857 में विद्रोह किया गया और यहाँ पर जनरल रेनार्ड ने विद्रोह को कुचला था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 6 जून 1857 को विद्रोह किया था। कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। बरेली, यूपी के बरेली में खान बहादुर खान ने 4 जून 1857 को विद्रोह किया था और यहाँ पर विद्रोह दबाया गया था विंसेंट आयर और
कैंपबेल के द्वारा। जुलाई से दिसंबर 1858 के बीच संपूर्ण भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। 1857 के विद्रोह के बाद संग्राम के केंद्रों में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था। 1857 के विद्रोह के समय स्थानीय नेता मेरठ में कदम सिंह, हरियाणा में राव तुलाराम, सुल्तानपुर में शहीद हसन, रामगढ़ जो एमपी का क्षेत्र है वहाँ रानी अवंतीबाई, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, सतारा में रंगोजी बापू, हैदराबाद में सोनाजी पंत, कर्नाटक में भीमराव मुंडके, मद्रास में गुलाम गोस और शेख इब्राहिम, कोयम्बटूर में मूलबाग स्वामी, केरल में विजय कुदारत, कुंजी मामा और मुल्ला सची कौनजी। असम में मनीराम दत्त, कनकेश्वर सिंह एवं पियाली बरुआ, मणिपुर में नरेंद्रजीत सिंह, मंदसौर एमपी में शहजादा फिरोज शाह और कोल्हापुर में अन्नाजी फडणवीस तथा तान्या मोहिते। 1857 के विद्रोह में विभिन्न वर्गों की भूमिका। 1857 के इस विद्रोह में कौन कौन से वर्गों की भूमिका रही थी? तो सबसे पहले कृषक वर्ग। इसकी सहानुभूति राष्ट्रीय संघर्ष के साथ थी। अनेक क्षेत्रों में भागीदारी द्वारा इसे एक व्यापक सामाजिक आधार प्रदान किया, क्योंकि सैनिक ज्यादातर किसान वर्ग से आते थे। राजा रजवाड़े व जमींदार से बने सामंत वर्ग की भूमिका का चरित्र दोहरा था। अधिकांश ने तो राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, बीकानेर के राजाओं ने तो विद्रोह को दमन करने में सहायता दी थी। कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। कुछ ने विद्रोहियों का साथ दिया था। नवोदित शिक्षित मध्यम वर्ग, साहूकार, व्यापारी, धनी वर्ग, उच्च पदाधिकारियों ने विद्रोहियों की कोई सहायता नहीं की, अपितु इसके आलोचक बने थे। विद्रोह की असफलता के कारण। इस विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण थे? विद्रोह का स्थानीय सीमित और असंगठित होना भी असफलता का कारण था। नेपाल के शासक जंग बहादुर ने अंग्रेजों की सहायता की। अफगानिस्तान ने भी अंग्रेजों के प्रति मित्रता निभाई। पश्चिमी बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली, नर्मदा तथा चंबल के मध्य प्रदेश ही क्रांति से अधिक प्रभावित था। पंजाब के अधिकतर भूभाग, बंगाल, मद्रास, राजपूताना, कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह, भोपाल का नवाब पटियाला, नाभा के व जिंद के सिख शासक, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, भोपाल के सिकंदर सिकंदर बेगम, टीकमगढ़ व टेहरी के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। बिहार का मुंगेर क्षेत्र व राजस्थान का चित्तौड़ क्षेत्र 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहे थे। कैनिंग ने कहा कि शासकों और सरदारों ने तूफान विद्रोह के आगे बांध का काम किया, वरना यह तूफान हमें एक ही लहर में बहा ले जाता। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों से अधिक संसाधन, रेल, डाक, तार, आधुनिक हथियार थे। विद्रोहियों में निश्चित उद्देश्य का अभाव था। कुशल नेतृत्व का अभाव। स्वामी विवेकानंद ने भी उदासीनता व तालमेल की कमी अर्थात नेतृत्व का अभाव को ही 1857 की क्रांति की विफलता का कारण माना है, जबकि अंग्रेजों के पास कुशल युद्ध नेतृत्व था। जॉन लॉरेंस ने कहा कि अगर उनमें यानी विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। विद्रोह में एकता व संगठन का अभाव था। कैप्टन गार्डन एक ऐसा अंग्रेज था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। सीताराम पांडे बंगाल नेटिव आर्मी का सिपाही 1812 से 1860 तक रहा। कमान अफसर के नारगेट के कहने पर अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसे नारगोट ने फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित किया। सीताराम 1857 की क्रांति में अंग्रेज भक्त रहा, किंतु बेटा विद्रोही हो गया, जिसे अंग्रेजों ने इसके सामने मार दिया। विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा, जो माझा प्रवास नामक मराठी ग्रंथ में लिखा मिलता है। 1857 की क्रांति के परिणाम परिणाम क्या रहे?
1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। भारत सचिव के अधीन 15, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा व 7 कंपनी के संचालकों द्वारा सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारत काउंसिल के सदस्यों को वेतन 1200 पाउंड निर्धारित किया गया। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने थे। स्थानीय लोगों को उनके गौरव एवं अधिकारों को पुनः वापस करने की बात कही गई। रानी ने कहा कि धार्मिक शोषण नहीं किया जाएगा एवं सेवाओं में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रानी ने आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को माफ करने और घोषणा की बशर्ते वे किसी अंग्रेज की हत्या सीधे शामिल न हो। पील कमीशन 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए बनाया गया। पील आयोग की सिफारिश पर पील आयोग की सिफारिश पर 1861 में सेना का पुनर्गठन किया गया। इसकी सिफारिश पर कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित की गई। बंगाल में 2:1 भारतीय 2 यूरोपीय 1 किया गया, जो विद्रोह से पहले 5:1 था। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में यह अनुपात 3:1 रखा गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को 1857 से पूर्व 45,000 थी, को बढ़ाकर 65,000 किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौसेना भी भंग कर दी गई। 1857 की क्रांति में अवध के सैनिकों ने सर्वाधिक भाग लिया। अवध के 75,000 सैनिक सेना में थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। प्रशासन ने जातीय कटुता को उत्पन्न करने की नीति अपनाई, जिसमें अंग्रेजों को भारत में स्वामी जाति के रूप में प्रदर्शित किया गया। भारतीयों को असभ्य कहकर सभ्य बनाने का बीड़ा उठाया और इसे श्वेत व्यक्ति का बोझ बताया। रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था। पंच नामक पत्रिका में अपने व्यंग्य चित्रों में भारतीयों को उपमानव जीव की आधा गोरिल्ला आधा हबशी के रूप में चित्रित किया। अनेक राजाओं और जमींदारों को लॉर्ड कैनिंग ने क्रांति के समय आंधी में तंगरोधक की संज्ञा दी। इस कारण महारानी विक्टोरिया की घोषणा में देशी रियासतों को आश्वस्त किया गया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम से 1853 में बरार छीन लिया, लेकिन क्रांति के बाद निजाम को बरार का प्रांत लौटा दिया गया और उनके ऋण माफ कर दिए गए। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में की गई महारानी विक्टोरिया की घोषणा में कहा गया कि भारतीय प्रजा के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करते हुए उसे योग्यता के आधार पर सभी पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इस संदर्भ में 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की गई। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता थी। ब्रिटिश अधिकारी एचिसन ने लिखा कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदू से लड़ा नहीं सके। मिर्जा गालिब जन्म 27 दिसंबर 1797 को तुर्की वंश के एक अभिजात परिवार में आगरा में हुआ। मृत्यु 15 फरवरी 1869 को हुई। मूल नाम मिर्जा असदुल्लाह बेग था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने इनको डबर उल मुल्क वज्म उद दौला के शाही खिताब दिए थे। चिराग ए डायर इनकी रचना थी। भारत में नौकरी का महत्व। जब अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति के समय अंग्रेजों की सेना में 2,65,000 सैनिक भारतीय और मात्र 45,000 सैनिक यूरोपीय थे। इन्हीं भारतीय सैनिकों ने क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया।
जलियांवाला बाग के समय भारतीयों पर फायरिंग करने वाले सभी सिपाही भारतीय ही थे, एक भी अंग्रेज नहीं था। जनरल डायर ने सिर्फ आदेश दिया था और उस आदेश पर हुक्म बजाने वाले सब के सब भारतीय थे। जब साइमन कमीशन भारत आया, तो उस समय लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तब पंडित गोविंद वल्लभ पंत का सिर फोड़ने वाला पुलिस अधिकारी अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय था। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत हमेशा के लिए अपंग हो गए। लाला लाजपत राय का सिर फोड़ने वाला भारतीय था, भले ही आदेश इस कोर्ट ने दिया हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में जब चंद्रवीर सिंह गढ़वाली रेजिमेंट में आंदोलनकारी गोली चलाने से इनकार किया, तो जब उनका कोर्ट मार्शल हुआ, तो राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा कि नौकरशाही को सरकार के प्रति वफादार रहना चाहिए, न कि जनता के प्रति। तो ये था 1857 की क्रांति का चैप्टर। 1857 की क्रांति के हमने कारण देखे, उसके परिणाम देखे, विद्रोह का दमन कैसे हुआ, विद्रोह का विस्तार कहाँ-कहाँ हुआ, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे 1857 के बाद का जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो भारतीय संघर्ष हुआ था, उसके बारे में हम 13वां चैप्टर अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम एक और नई क्लास के साथ, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।